नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और हर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश में नर्सिंग के स्टूडेंट से जुड़ी हुई खबर की करते हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। पूरे 3 साल बाद ये दिन आया है। परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने जा रही हैं और इन परीक्षाओं में 30,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं में 30,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की 3 वर्षों से अटकी नर्सिंग की परीक्षा शुरू होने से छात्रों ने राहत की सांस ली है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए प्रदेश के हर जिले में परीक्षा का सेंटर बनाया गया है। परीक्षा देने के लिए जितने भी छात्र एलिजिबल हैं, उनके प्रवेश पत्र सोमवार को ही जारी कर दिए गए हैं। लेकिन वो छात्र जो छूट गए हैं, लेट फीस के साथ आज भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़े लंबे इंतजार के बाद ये परीक्षाएं हो रही हैं। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश पर ये सारी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विलंब निश्चित तौर पे हुआ है, लेकिन सारे छात्रों के साथ न्याय हुआ और अंत में अब सभी बच्चे परीक्षा दे पाएंगे। हर जगह कॉपियां पहुंच गई हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट का निर्धारण हो चुका है और सारे बच्चों के एडमिट कार्ड वगैरह जनरेट कर दिए गए हैं, जैसा माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था। लंबे अंतराल के बाद सारे छात्र बहुत खुश हैं और हम लोग भी बहुत राहत की सांस ले रहे हैं कि अंततोगत बच्चों की परीक्षाएं हो पा रही हैं। तो करीब 3 साल से परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे प्रदेश के छात्र छात्राओं ने परीक्षाओं के लिए खूब संघर्ष भी किया, काफी प्रदर्शन किए, धरना दिए। एक समय तो ऐसा लगा कि इन छात्राओं की अब परीक्षा होगी ही नहीं, लेकिन अब जब परीक्षा हो रही है तो स्टूडेंट्स खुश हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के हजारों लाखों नर्सिंग स्टूडेंट्स के कल 15 मई से पिछले 3 साल से रुकी नर्सिंग परीक्षाएं होने जा रही हैं। छात्र काफ़ी प्रताड़ित थे। छात्रों ने सड़क से लेकर सदन से लेकर न्यायपालिका तक गुहार लगाई और अंत में कल वो दिन है जब छात्र अपनी परीक्षा दे सकेंगे। हमारा मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी और नर्सिंग काउंसिल से ये निवेदन है कि ये चीज़ आगे चरणबद्ध चलती जाए और छात्रों की परीक्षा के साथ साथ समय पर परिणाम आए और समय समय पर उनकी परीक्षाएं होती जाएं। आभार मध्य प्रदेश शासन, न्यायपालिका, सदन, जनप्रतिनिधि सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बार होने जा रही परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में भी होगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर और सागर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। अब उम्मीद यही की जा रही है कि फिर से कभी कोई परीक्षा इतने लंबे समय तक न अटके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश साहू इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए। दुर्गेश, वही खबर है, 3 साल से हम इस खबर को पढ़ रहे थे और बार बार जानकारी मिलती थी। जब नर्सिंग स्टूडेंट प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे, वो मांग करते थे कि 3 साल से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो परीक्षा करा दो, इस घोटाले में हमारी क्या गलती थी। और आज उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है कि परीक्षा तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 मई से परीक्षा भी होने जा रही है। कितनी राहत भरी जानकारी छात्रों के लिए, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल बड़ी राहत भरी बात है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हजारों नर्सिंग छात्र जो हैं इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने जो फीस दी है, उनका जो समय ख़राब हुआ है, उनका जो गोल्डन टाइम जिसे हम कहते हैं, जो कैरियर बनाने का समय होता है, वो ख़राब हो चुका है। और ऐसे में अब उन्हें परीक्षा देने का तो कम से कम मौका मिल जाए, और ये मौका हाईकोर्ट ने दिया। फरवरी 2024 में ये आदेश जारी हुए कि तमाम जो नर्सिंग कॉलेजेस की जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं, जो नर्सिंग कोर्सेज़ की परीक्षाएं रुकी हुई हैं, उन्हें अब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संचालित कर सकता है। क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और जिसमें से 364 कॉलेजों की जाँच पड़ताल सीबीआई ने जब की, तो 136 कुछ ऐसे कॉलेज थे जो मापदंडों पर खरे नहीं उतरे थे। और ऐसे में जब ये जांच पड़ताल पूरी हो गई तो इन कॉलेजों के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने अपने अधीन रखते हुए
इनकी परीक्षाएं आयोजित कराने का आदेश जारी कर दिया। और उसके बाद से ही मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है परीक्षा की तैयारी कराने में जुट गया था और फाइनली वो अंतिम दिन आ गया है जब कल से मध्य प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज की परीक्षाएं संचालित होना शुरू हो जाएंगी। और पहले जो सेशन में हम कहें, क्योंकि 15 मई से शुरू हो रही है, 1 महीने परीक्षाएं चलेगी, तो इसमें साल 2020-21 के छात्रों को शामिल किया गया है, जिसमें बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के छात्र शामिल हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा नर्सिंग के छात्र जो हैं इस परीक्षा में शामिल होंगे। और उसके बाद फिर सेशन टू सेशन ये परीक्षाएं आयोजित किया जाएंगी, यानी कि 1 महीने बाद फिर इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद फिर 20-21, 21-22 और 22-23 ऐसे फिर पूरी साल जो है ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और धीरे धीरे करके सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तकरीबन 1 लाख 2020 से लेकर 21 के छात्रों को राहत मिली है और उसके बाद फिर 21 से 22 के छात्र परीक्षा दे पाएंगे, ऐसी जानकारी है ना दुर्गेश? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लंबा पीरियड है, 3 सालों का। जैसे कि मैंने कहा कि 1 लाख तकरीबन नर्सिंग छात्र हैं, एक साथ परीक्षा कराना पॉसिबल कहीं से भी नहीं है। साल टू साल इसकी परीक्षा की जाएगी, यानी कि 20-21 की फिर 21-22 की। इसमें आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का जो स्टाफ है उसे समय भी मिलेगा कॉपियां जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए और उसके बाद रिजल्ट जारी करने के लिए। तो ऐसे में तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन सभी छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि उनका जो गोल्डन टाइम था वो तो खत्म हो चुका है। अब ये परीक्षाएं हो जाएंगी, वो पास हो जाएंगे, उनके हाथ में डिग्री आ जाएगी, तो कम से कम वो कहीं नौकरी तो कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको उदाहरण बताऊं, जिस बच्चे ने 20 साल की उम्र में नर्सिंग की कोर्स शुरू की थी और ये उम्मीद की थी कि 4 साल में वो पूरा कर लेगा, बड़ी हैरानी की बात है कि आज वो 24 साल का हो गया होगा और आज वो पहला फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने कल से जाएगा। समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम परीक्षाएं हो जाएंगी। दुर्गेश, समय निकल चुका है और लगातार जैसे कि शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि 3 साल से इस खबर को कवर कर रहे हैं, जहां पर नर्सिंग स्टूडेंट प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे। बड़ी राहत की बात तो है, उनका 3 साल का समय तो खराब हो गया, लेकिन वो परीक्षा अब हो जाएंगी, जिससे उनको डिग्री तो मिल जाएगी। और जैसा कि आपने भी कहा कि अब वो कम से कम नौकरी तो कर पाएंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दुर्गेश आपका। तो देखिए, चुनाव संपन्न हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। चुनाव के बाद अब प्रत्याशियों की नजर स्ट्रांग रूम पर है। प्रत्याशी ईवीएम पर नजर तो रखे हुए हैं, वहीं स्ट्रांग रूम की पहरेदारी भी खुद कर रहे हैं। वहीं स्ट्रांग रूम की निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है दिग्गी राजा ने, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है और ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम सुरक्षित रख दिया गया है। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद नेताओं को अब ईवीएम की चिंता सताने लगी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राघोगढ़ में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह खुद स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। इनके साथ ही दिग्गी राजा स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब दिग्विजय सिंह ने सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसा था कि जब वीडियो लिया गया तो वीडियो पे टाइम आ जाता है, तो टाइम सही था, लेकिन डेट 4 जून की। दरअसल दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता राय गुना लोकसभा सीट के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह के साथ राघोगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने राघोगढ़, चाचौड़ा, गुना, बमौरी के स्ट्रांग रूम का बारीकी से जांच किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह को स्ट्रांग रूम में ईवीएम की निगरानी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। सीसीटीवी कैमरे में समय तो सही दिख रहा था, लेकिन तारीख 4 जून की दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह कैमरे की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। और वैसे भी पहले बैलेट बॉक्स जांच करने आते थे, क्योंकि उस समय चुनाव के 2-3 दिन बाद ही काउंटिंग हो जाता था, तो आसानी हो जाता था। अब 1-1 डेढ़ महीना की बात होती है, स्ट्रांग रूम में चौकीदारी करनी पड़ती। दिग्विजय सिंह ने मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि सीसीटीवी की तारीख को लेकर शिकायत की है, जिसके बाद सीसीटीवी में सुधार कर दिया जाएगा। जो टाइमिंग है वो हो सकता है कैमरा कहीं से वेंडर ने दिया होगा, तो टाइमिंग पहले से सेट रही होगी, बट हमारे पास कंटिन्यूस चूँकि DVR पे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चल रही है और उनको भी पता है, तो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद जो है आपसे DVR की कापी चाहेंगे, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रावधान है उसके मुताबिक कर देंगे। बाकी उन्होंने देखा और उन सारी व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट।
वहीं अब दिग्विजय सिंह की शिकायत पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारने लगती है, ईवीएम का रोना रोने लगती है। दिग्विजय सिंह जिस तरह से ईवीएम की बात उठा रहे हैं, प्रमाणित हो गया है मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लंबे अंतर से हार रहे हैं। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा था कि इनकी विदाई जोरदार होना चाहिए, राजगढ़ की जनता ने दिग्विजय सिंह की जोरदार विदाई कर दी है। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरी परिणाम से पहले ही दिग्विजय सिंह एक बार फिर ईवीएम पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। गुना से विनोद कुशवाहा, विस्तार न्यूज। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मध्य प्रदेश से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, अभी चुनाव खत्म ही हुआ है मध्य प्रदेश में। कल हम कह रहे थे कि किन सीटों पर कम मतदान प्रतिशत रहा, किन सीटों पर ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा, और वैसे तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही ईवीएम पर सवाल खड़े होते थे। लेकिन दिग्विजय सिंह जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर चर्चा में आ गए, ईवीएम पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या मायने हैं इसके? देखिए, दिग्विजय क्योंकि बहुत हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सागर में कंकरी फेंककर बड़ी लहरें पैदा करते हैं। ये कोशिश भी लगभग हमको ऐसी ही दिखाई देती है क्योंकि एक लंबा गैप है। जब मतगणना होगी, चुनाव ख़त्म हुए हैं, देश में बाकी चरण बाकी हैं, इसके अलावा जो है अभी इस टाइम पीरियड में क्या करें, तो दिग्विजय ने तत्काल, जो कि उनके एजेंडे का हिस्सा रहा है, वो लगातार सवाल जो है इसी तरह से खड़े करते रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें तो भरोसा ही नहीं है इन मशीनों पर। तो उसी रणनीति का हिस्सा हमको ये दिखाई देता है कि उन्होंने सवाल खड़ा किया कि तारीख पुरानी। हालांकि कल हमने अनुपम राजन से बात की थी, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कलेक्टर से, जो कि जिले के निर्वाचन अधिकारी, उनसे इस मामले में तस्दीक की। उन्होंने ये स्वीकार किया कि तकनीकी कारणों से कहीं ना कहीं पुरानी डेट या नई डेट शो हो रही थी, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा था वो सच कर रहा था, और जो इसके बाद भी रिकॉर्ड करेगा मतगणना तक, वो बिल्कुल ठीक और सटीक करेगा। इसलिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि जो है धोखा देने की कोशिश की जा रही हो, ऐसा निर्वाचन आयोग का कहना है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने बयान दे रही हैं, इस पर आप सुन ही रही हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की बयानबाजी तो हो रही है, अब ईवीएम पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं और कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। कुछ सीटों पर यह भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव होंगे, यानी कहीं पर कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है तो कहीं कांग्रेस को डर भी सता रहा। और दिग्विजय सिंह के इस बयान से अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर उस बात पर आ गई है कि दिग्गी राजा को हार का डर सता रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिग्विजय, ये भाजपा हमलावर है, शुरू से हमलावर है कि जो है दिग्विजय हार रहे हैं और कड़े जो है उससे अंतर से हार रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनका उसी का परिणाम है कि वो लगातार इस तरह के बयान देंगे। भाजपा का ये भी कहना है कि ये तो उनका पहला बयान है, अभी ऐसी तरह के कई और बयान हमको दिखाई और सुनाई देंगे जिसमें वो केवल आरोप मढ़ेंगे, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा, 4 जून बताएगी वो तारीख, ऊँट किस करवट बैठेगा और किसकी बात सच रहने वाली है और किसके केवल थोते बयान रहने वाले हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी 4 जून को जनता किस पर विश्वास जताती है, किस पर भरोसा जताती है और जनता किसको नकारती है, और ईवीएम पर फिर कितने सवाल खड़े होते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी विहीन होने के बाद चुनाव काफी हद तक नीरस हो गया था। माना जा रहा था कि मतदान 50% भी हो गया तो काफी होगा, लेकिन मतदान 62% से अधिक होने पर कांग्रेसी और भाजपाई दोनों अपने अपने दावे पेश करने लगे। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दोनों दल। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है वो निकला और उन्होंने वोट किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। मानना है जो राजनीति विशेषज्ञ है कि कांग्रेस के वोटर नहीं निकले, इसलिए वो वोट कम हुए। 7.5% वोटिंग कम हुआ है पिछली बार से, तो कांग्रेस के लोग वोट देने नहीं, पहले से ज्यादा मत मिलेंगे और पिछला जो रिकॉर्ड है उसको इंदौर तोड़ेगा।
देखिए, मतदान तो काफ़ी अच्छा हुआ है और जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया उसके खिलाफ हुआ है। कहीं ना कहीं आम जनता ने बीजेपी की जो बातें पसंद नहीं आई और जो उन्होंने चीज़ें की हैं उनको उन्होंने नकारा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बहुत ताकत लगाई नोटा अभियान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सारी गतिविधियां हुई इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नोटा का जो अभियान चला गया वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। वो साफ है, 60% मतदान हुआ है। पिछली बार बीजेपी को टोटल वोट 10 लाख के आसपास थे, इस बार 15,60,000 वोट डले हुए हैं। बीजेपी के वोट अगर बड़े भी होंगे तो आप मान लीजिए 1,50,000 बढ़े हैं, फिर भी 4.5 लाख के आसपास नोटा की संभावना है। तो देखिए, दोनों ने अपने अपने दावे पेश किए हैं, लेकिन किसका दावा सही होगा इस बात का पता तो 4 जून को ही चलेगा। और ऐसे में चलिए जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं इंदौर में इस बार का लोकसभा चुनाव किस तरीके से हुआ। इंदौर में कुल 25 लाख से अधिक मतदाता, 62% से अधिक मतदान हुआ, तो लगभग 15.70 लाख लोगों ने मतदान किया। अल्पसंख्यक इलाके में भी मतदान प्रतिशत कम रहा। आपको ये भी बता दें कि 2019 के चुनाव में भी संख्या के हिसाब से लगभग इतना ही मतदान हुआ था। हालांकि उस समय 69% से अधिक मतदान हुआ था, जिसमें 5 लाख से अधिक वोट कांग्रेस को मिले थे। और अब इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने दिग्गजों की ड्यूटी दूसरे प्रदेश में लगाने लगा। मध्य प्रदेश में 40 दिन में 150 के लगभग सभाएं और 50 से ज्यादा रोड शो के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। मध्य प्रदेश के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में एमपी के सीएम पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सीएम एमपी के साथ अन्य राज्यों में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम मोहन यादव का यूपी के साथ दिल्ली दौरा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्यों में चुनावी कमान संभाल रहे हों। इससे पहले सीएम छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। खास तौर पर सीएम मोहन यादव लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। फरवरी से अब तक सीएम 5 बार यूपी जा चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। वो 13 फरवरी को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे थे। 3 मार्च को लखनऊ में महाकुंभ में शामिल हुए। 15 अप्रैल को अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में सभा की। 29 अप्रैल को अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में सभा की। 3 मई को बदायूं संभल लोकसभा सीट पर प्रचार किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अब इस प्रचार का क्या फायदा होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, उज्जैन की बात कर लेते हैं। उज्जैन में साध्वी मंदाकिनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया है ये भी विस्तार से आपको बता देते हैं। धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि साध्वी के खिलाफ उज्जैन शहर के अलग अलग थाने में धोखाधड़ी के 2 प्रकरण दर्ज है। साध्वी द्वारा महामंडलेश्वर का पद दिलाने के एवज में रुपयों की मांग की गई थी और इसी में धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने जांच किया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो अब तक क्या कुछ हुआ है मंदाकिनी? तो उनसे महिला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी 2 अपराध पंजीबद्ध थे, एक थाना महाकाल में और एक थाना चिमनगंज में। तो दोनों ही अपराधों के संबंध में स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी कोई आवेदन ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई आवेदन आया। तो देखिए, अब तक क्या कुछ हुआ है। मंदाकिनी पुरी पर 7.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। एक व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर ऐंठे रुपए। हम आपको बता दें कि आरोपों के बाद निरंजनी अखाड़े ने जांच कराई और जांच में आरोप साबित होने पर निष्कासित किया गया। निष्कासन के बाद मंदाकिनी पुरी ने आत्महत्या की कोशिश भी की। अब पुलिस की गिरफ्त में है मंदाकिनी पुरी, जिस पर लाखों रुपए के
घोटाले का आरोप है और महामंडलेश्वर बनाने के एवज में ये पैसे मांग की थी। कौन है मंदाकिनी पुरी, ये भी बता देते हैं। महामंडलेश्वर मंदाकिनी का असली नाम है ममता जोशी। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े से जुड़ी है मंदाकिनी पुरी। महामंडलेश्वर बनने वाली पहली महिला संत है मंदाकिनी। 2019 में बनाई गई थी अखाड़े की महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर बनाने के एवज में लोगों से पैसे भी आए थे, जिसके आरोप में अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जैसे ही अखाड़े से इनको निलंबित किया गया, उसके बाद मंदाकिनी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अब पुलिस गिरफ्त में आ चुकी है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। महामंडलेश्वर बनने वाली पहली महिला संत है मंदाकिनी, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर के कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच पड़ताल में जुटी टीम को कबाड़ खाने से हजारों की संख्या में बमों के खोल बरामद हो रहे हैं और मामले की जांच में सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी सीओडी की टीम जुटी हुई है। और जब सीओडी की टीम ने कबाड़ खाने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, तब बमों के फूलों का जखीरा बरामद हुआ। आपको ये भी बता दें कि टीम ने कबाड़ खाने में 125 mm बम के 4 खोखे और 30 mm बम के 1000 से ज्यादा खोखे जब्त किए हैं। सीओडी की टीम अब इन जब्त किए गए बमों के खोल को बरेला के फायरिंग रेंज में नष्ट करेगी। इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो कुछ शेल्स थे जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो एक्टिव हो सकते हैं, उसमें खमरिया सीओडी की टीम जो है वो आज आई है। उन्होंने एक्टिव शेल को ले गई है, तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। और जो आरोपी शमीम है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और हम बहुत जल्दी उसको राउंड अप कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 मई को हुए नक्सली मुठभेड़ को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं नक्सल बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ के लिए जांच टीम का गठन किया गया है। वहीं कांग्रेस के इस कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 10 मई को नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन के सैकड़ों जवान ऑपरेशन में शामिल हुए। ये मुठभेड़ गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में हुई। दोनों ओर से धुआंधार फायरिंग हुई। 12 नक्सलियों को जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जवानों की ये कामयाबी अलग ही मोड़ पर दिखाई पड़ रही है। पुलिस ने सभी के शव भी बरामद किए, लेकिन जैसे ही नक्सलियों ने इनमें से 10 शव को ग्रामीणों का बताया है, इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया। कांग्रेस बीजेपी पर पूरे तरीके से हमलावर हो गई है और लगातार जांच की मांग कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई, जो गांव वालों से मिलकर घटना की वास्तविकता पर रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तैयार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है और कांग्रेस पार्टी ने हमारे 2 बार के विधायक, विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर संतराम नेताम जी के संयोजक में 8 सदस्यीय जांच दल का टीम गठित किए हैं, ताकि वो घटना स्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। कांग्रेस पार्टी की इस कमेटी पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब जब हमारे सुरक्षा बल बस्तर में शांति बहाली का काम कर रहे हैं, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है।
ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। पर सुरक्षा बलों की कार्यवाहियां सही दिशा में जा रही है और कांग्रेस पार्टी को जो भी निर्णय करना है करे, लेकिन बस्तर की जनता ये सारी बातें देख रही है। नक्सलियों के नाम पर हो रही इस सियासत में आदिवासी पिछले 40 साल से पिस रहे हैं। आज के आधुनिक युग में भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने कई बड़े वादे तो किए छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए और नक्सलियों के मुख्य धारा में वापसी के लिए कई मुहिमें भी छेड़ी, लेकिन इस पर अब सियासत और सियासी सवाल उचित भी है या नहीं। रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। मृगेंद्र से ही समझते हैं कि लगातार जिस तरीके से नक्सल की घटना पर राजनीति होती है उसके क्या मायने निकलते हैं। मृगेंद्र, हमने देखा है कि चुनाव संपन्न हुए, अब राजनीति का कोई नया मुद्दा चाहिए। एक तरफ बस्तर की जो सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, उसको खत्म करने की कोशिश और खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। जवान उस पर लगातार एक्शन भी ले रहे हैं, कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन अब पर इस पर सवाल खड़े हो रहा है। सवाल यह है कि वहां के ग्रामीणों को मारा जा रहा है नक्सलवाद की घटना बता के, और कांग्रेस तो कमेटी के गठन की भी बात कह रही है। जो तमाम पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं, ये फिर वही दृश्य दिखा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करेंगे। जब हमारी सरकार होगी तब काम हो रहा है, जब हमारी सरकार नहीं है तो सवाल दाग दो। देखिए, बस्तर में जो हो रहा है उस पर सवाल जिस तरीके से किए जा रहे हैं, एक पूरा पॉलिटिकल मामला है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर के कई इलाकों में आदिवासी आंदोलन करते थे। आंदोलन करने के दौरान ये बातें लगातार सामने आ रही थी कि पुलिस जो है आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है, नए कैंप खोले जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा था। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो इन्हीं मुद्दों को लेकर, क्योंकि पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन मुद्दों को ये कहा जाता था कि ये आदिवासियों को लेकर जो बातें आ रही हैं वो नक्सलियों का प्रोपेगेंडा है। लेकिन आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उसे आदिवासियों की आवाज़ बता रही है, तो ये पूरा राजनीतिक चरित्र है। यही बातें बीजेपी उस समय कहती थी, बीजेपी कमेटियां बनाती थी और बीजेपी की कमेटी जा भी नहीं पाती थी अंदर जांच करने के लिए। तो परिस्थितियां सिर्फ इतनी बदली हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आरोप लगाने वाले बस बदले हैं, परिस्थितियां वही की वही हैं। जी बिल्कुल मृगेंद्र, हम देखते हैं कि परिस्थितियां वही की वही है और कई बार जैसे कि जो छोटे बच्चे, हम उनकी बात करेंगे, जो कल भी एक घटना सामने आई जिस पर आज राजनीति गर्म है, लेकिन सवाल ये है कि बस्तर की स्थिति वाकई में क्या है। ये दर्शा देता है इन तस्वीरों से, जब छोटे छोटे बच्चों की आईडी की चपेट में आने से मौत हो जाती है, किसी ग्रामीण की खेत में जाने से मौत हो जाती है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, बस्तर को नक्सलियों ने कुछ इस तरह से घेरा है कि जमीन के नीचे आईडी लगाए गए हैं। बस्तर लगभग बारूद के ढेर पर है। हमारे जो फोर्स के जवान हैं वो लगातार आईडी निकालते हैं और लोगों को बचाते हैं। आपने देखा, आपने बताया भी, जो बच्चों की मौत हुई है वो आईडी से हुई है। तो एक तरीके से बस्तर में फोर्स को रोकने के लिए नक्सलियों ने आईडी का इस्तेमाल किया है। हालांकि पिछले कुछ समय में इस तरह की घटनाएं कम हुई हैं। आप 2010, 2015 और 2020 इन 10 सालों का आप देखेंगे तो उस समय आईडी की चपेट में आने वाले लोग ज़्यादा थे, उनकी मौतें ज़्यादा होती थी। लेकिन फोर्स जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में गई है और आईडी को निकाला गया है, उससे थोड़ी राहत है। लेकिन फिर भी जिस इलाके में मृगेंद्र, लौटूंगी आपके पास। संजय मेरे सहयोगी भी बस्तर से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, संजय से भी समझेंगे। संजय, लगातार आप कई घटनाओं को कवर करते हैं, नक्सलवाद से जुड़ी घटनाओं की जानकारी भी विस्तार न्यूज को पहुंचाते हैं, लेकिन जो ताजा मामला है, लगातार सरकार कहती है कि नक्सलवाद पर एक्शन लिया जा रहा है, जवान उस पर काम भी करते हैं, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में राजनीति का विषय बन गया है और इस वक्त यही विषय चर्चा में है। रसिका, एक आंकड़े बता दूं कि पिछले 24 सालों में 1775 नागरिक जो हैं, आम नागरिक जिनका फोर्स से कोई नाता नहीं था, वो अलग अलग नक्सल घटनाओं में मारे गए हैं। चाहे वो क्रॉस फायरिंग हो, चाहे वो प्रेशर आइडिस की चपेट में आके मारे गए हों या उनकी नक्सलियों ने हत्या की हो।
तो ये 1775 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये आंकड़े हैं बस्तर के 7 जिलों के, और उसमें बीजापुर जो जिला है, यहाँ अकेले इस जिले में 750 से अधिक लोग मारे गए हैं। ये देश का सबसे खतरनाक जिला है बीजापुर, अगर एक साधारण नागरिक के तौर पे बात की जाए, जहाँ सबसे अधिक मौतें हुई है इस तरह की घटनाओं में। और अब ये 2 मासूम, सोचिए खेलने गए थे रसिका, घर से बाहर निकले, खेलने गए खेत में, जब घर से निकले होंगे तो उनके परिवार ने सोचा नहीं होगा कि उनकी लाश वापस आएगी। एक चपेट में आए ब्लास्ट की। हालांकि अभी भी देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से आरोप हैं। प्रेशर आईडी फटने से मौत हुई है ऐसा पुलिस ने कहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मोटार के फटने से मौत हुई है। हम जब इन इलाकों में जाते तो हमने देखा है कि जब यहाँ बड़ी मुठभेड़ होती है, इसके बाद नक्सली और जवानों दोनों की ओर से ही चलाए हुए कई मोटार बीजीएल सेल जो है वो जिंदा अवस्था में जंगलों में बिखरे होते हैं। और बच्चे, क्योंकि वो मासूम है, उन्हें पता नहीं है कि कितना खतरनाक चीज है, उन्होंने इसे खेल के तौर पे उठा लिया और उसके फटने से ये मौत हुई है। और इन मोटार सेल्स को मैं कई बार दिखा चुका हूं, ये बिल्कुल चमकीले लोहे के बने हुए सामान दिखते हैं किसी खिलौने की तरह। सवाल यही है कि बच्चों की क्या गलती थी, और जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, सवाल ये है कि ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय है लोगों से जुड़ा हुआ, जहां पर मेन बस्तर की समस्या देखी जा रही है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बस आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि कितनी और छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म होती है और कितनी चर्चा इस बात की और होती है। आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हमारे इस खास रिपोर्ट में जानते हैं अब कि आखिर ओडिशा में ऐसी कौन सी योजना है जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में तल्खी का स्तर बढ़ा दिया है। पक्ष इस योजना की तारीफ करते नहीं थक रहा है, तो वहीं विपक्ष प्रहार करते रुक नहीं रहा है। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में महतारी बंधन योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत प्रदेश भर की विवाहित करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। महिलाओं के लिए किया गया ये ऐलान चुनाव में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 54 सीटों पर जीत हासिल की। इस सफलता को फिर से दोहराने के लिए बीजेपी ने उड़ीसा में भी सुभद्रा योजना का ऐलान किया है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। ऐसे में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए भाजपा ने एक बड़ी गारंटी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के सफलता के बाद अब उड़ीसा में सुभद्रा योजना लागू करने की कवायद है और इसके लिए घोषणा की गई है। लेकिन इसके इतर कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की है। अब 4 जून ये स्पष्ट करेगा कि आखिर भाजपा की गारंटी चलती है या फिर कांग्रेस की गारंटी पर जनता मुहर लगाती है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ बीजू जनता दल के विरुद्ध मैदान में है। बीजेपी ने राज्य की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना का ऐलान करते हुए महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ की। देखिए, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के लिए महिला स्व सहायता समूह, बिहान योजना, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से और अंत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर जो माताओं बहनों को सशक्त बनाकर देश के विकास में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में जो काम किया है, उसके कारण से आज महतारी में माताओं बहनों में एक जागृति आई है। हालांकि कांग्रेस का इस योजना पर कुछ अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस योजना पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस समय डरी हुई है हमारी घोषणा पत्रों को लेकर। इस तरह से ये सब योजना ला रही है, लेकिन इससे जनता समझ चुकी है, चाहे सुभद्रा योजना ला ले या फिर अन्य योजना ला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस समय देश की जनता ने ठान लिया है कि देश में मोदी सरकार की विदाई करना है 4 जून को।
महतारी वंदन योजना और लाडली बहना योजना के जरिए 2 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना देने की बात कही है। ऐसे में ओडिशा में बीजेपी ने सुभद्रा योजना का ऐलान किया। अब देखना होगा कि बीजेपी को सुभद्रा योजना का लाभ मिलता है या फिर कांग्रेस की महालक्ष्मी न्याय गारंटी भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने शहर में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले 5 तस्करों का खुलासा किया है। इसमें एक युवती सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचे थे और यहां सप्लाई कर रहे थे। इसमें एक आरक्षक का नाम भी सामने आया है। हालांकि उसकी संलिप्तता की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली में नाइजीरियन से कोकीन लेकर आयुष अग्रवाल के माध्यम से राजधानी में सप्लाई करते थे। दरअसल पुलिस खरीदार बनकर प्रोफेसर आयुष अग्रवाल के घर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। तो देखिए, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की बड़ी कार्रवाई रायपुर में देखने को मिली है। ड्रग्स के साथ युवती समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है कि आखिर सप्लाई कैसे किया जाता था, कैसे दिल्ली से ड्रग्स लेकर आरोपी रायपुर पहुंचते थे, फिर रायपुर में इस ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे। तमाम पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ खोमन साहू इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खोमन, हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है और ड्रग्स को लेकर बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी, और इस टीम ने क्या कुछ खुलासे और किए, जानकारी दीजिएगा। देखिए रसिका, जिस तरीके से रायपुर के एसपी संतोष सिंह वो लगातार समस्याओं को जो है निजात दिलाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, निजात अभियान। इसके तहत अलग अलग जो नशे की तस्करी करने वाले लोगों पर नकेल कसती हुई पुलिस नजर आ रही है। यही कारण है कि एक युवती और 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। और जो मास्टरमाइंड था आयुष अग्रवाल उर्फ जो प्रोफेसर है, वो रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। इनके कई जो लिंक है अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। तमाम जो इन लोगों की जो लिंक है उसके साथ इनके पास से 86,000 कैश के अलावा जो अलग अलग तरीके से 9 ग्राम जो नस्ली पदार्थ है वो किया गया। कुल मिलाकर सोचा जा सकता है आने वाले में जब रक्षा इन लोगों से पूछताछ की जाएगी तो और कई भी बड़े खुलासे जो है। ठीक है खोमन, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे क्या अपडेट आती है ये भी विस्तार से आपसे पूछेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले के आरोपी कोर्ट पे पेश हुए। ईओडब्ल्यू ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को कोर्ट पे पेश किया। अमित अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अर्जुन यादव को 23 मई तक की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। अन्य 7 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सभी को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तो लगातार महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त रायपुर से सामने आ रही है, जहां इस पूरे मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। अब ईओडब्ल्यू ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को भी कोर्ट में पेश किया, जिससे कई और पहलू की जानकारी मिल सकती है और अलग अलग एंगल से पुलिस जांच में जुट सकती है। और अब जानकारी कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़ी हुई। कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में कोर्ट पे पेशी हुई है। ईडी ने मार्कपेट के पूर्व एमडी मनोज सोनी को कोर्ट पे पेश किया है। रायपुर की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है और ईडी ने कोर्ट से न्यायिक रिमांड की मांग भी की है। वहीं कोर्ट ने मनोज सोनी को 28 मई तक के लिए जेल भेजा है। साथ ही 28 मई को ईडी फिर मनोज सोनी को कोर्ट में पेश करेगी और 140 करोड़ कस्टम राइस मिलिंग घोटाले का आरोपी मनोज सोनी, उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो देखिए, जगदलपुर में नौकरी लगाने का नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मंत्रालय में लीगल असिस्टेंट के पद में नौकरी लगाने के नाम पर धमतरी के रहने वाले नवीन चावला ने
ठगी को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़ित से कुल 7,29,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को रायपुर मंत्रालय में पहचान होने का झांसा देकर फरियादी से लीगल असिस्टेंट के पद पर नौकरी लगाने का वादा किया और इसके बदले आरोपी ने पीड़ित से 7,29,000 रुपए की मांग की। ठगी ने यह भी कहा कि पीड़िता से कि जगदलपुर के बोधघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसकी जानकारी जब पीड़िता को लगी तो पीड़िता पहुंची जगदलपुर के बोधघाट थाना और वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी और जो तलाशी पूरी होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके तार कहां से जुड़े हैं इसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। एक प्रकरण में थाना बोधघाट में 420 का अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 7/5 को प्रार्थिया द्वारा थाना आकर के शिकायत की गई थी कि आरोपी नवीन चावला के द्वारा मंत्रालय में अपनी पहुंच का हवाला दे करके इन्हें ठगा गया है। नौकरी के नाम पर इनसे पैसा उगाही किया गया है। प्रार्थिया से कुल 7,29,000 रुपए नवीन चावला के द्वारा अपने अकाउंट पर लिया गया है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नवीन चावला को अरेस्ट किया है और उनके अकाउंट से 3 लाख रुपए सीज किए गए हैं। चिरमिरी में नगर पालिका की तरफ से कराया जा रहा निर्माण प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दिया है। हम क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? एमसीबी के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी के विकास की गाथा इस कदर है कि यहां पर आम जनमानस की सुविधाओं को न देखते हुए ऐसे निर्माण कराए जाते हैं जिसमें मोटा कमीशन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की जेब में आ सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तकरीबन 20 लाख रुपए से अधिक की राशि से मुक्तिधाम स्थल पर बाउंड्री वॉल और कक्ष का निर्माण कराया गया था, जबकि शुरुआत में ही चिरमिरी एससीसीएल ओपन कास्ट प्रबंधन ने नगरपालिका निगम को पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि जिस जगह पर निर्माण हो रहा है वो भूमि एससीसीएल की लीज भूमि है और कुछ महीने बाद यहां पर कोयले का उत्पादन कार्य होना है। इसके बावजूद भी ठेकेदारी प्रथा के आधार पर निर्माण कार्य कर दिया गया है। निर्माण राशि का भी भुगतान करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन अब निर्माण को अवैध बताते हुए लाखों के निर्माण को ध्वस्त करने की बात कह रहा है। नगर पालिका निगम प्रशासन केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और मोटे कमीशन की राशि के चक्कर में कहीं भी कुछ भी निर्माण कर दे रहे हैं, जिसका जो है तो जनता जनार्दन और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हमने भी इस चीज को विरोध किया है, चिट्ठी भी लिखा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, न तो किसी प्रकार का कोई उनको इसको लेना देना है। कांकेर के एक राइस मिल में 10 मई को राइस मिल में ही काम करने वाले झारखंड के एक युवक को कांकेर पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। और देखिए, आज महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग की टीम जांच के लिए राइस मिल पहुंची, जहां जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों को रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक ही कमरे में महिला पुरुष मजदूरों को रहना पड़ता है। जांच अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राइस मिल में काम करने पहुंची नाबालिग से आधी रात को मिल के एक कमरे में दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद इस पर ध्यान दिया गया और ये पहलू सामने आया कि महिला पुरुष एक ही कमरे में वहां पर रहते थे। कांकेर से कुछ किलोमीटर दूर जो है 10 मई को एक घटना सामने आया। इस घटना ने जो है सबको झंझोर कर रख दिया। दरअसल एक राइस मिल में एक नाबालिग युवती काम कर रही थी और उस नाबालिग युवती के साथ जो है झारखंड के रहने वाले एक युवक ने जो है यौन शोषण को अंजाम दिया। हालांकि मामला दर्ज किया गया और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस वक्त मैं जो है उसी राइस मिल में हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ जो है यहाँ के जो लेबर हैं, इस राइस मिल में जो लेबर हैं वो रहते थे। साथ में इन लेबरों को जो बस्तर के बाकी हिस्सों से आते थे, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, उनको इसी जगहों में जो है ठहराया जाता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ है, यहाँ से हैं, ये जांच कर रहे हैं। यहाँ के जांच करने के बाद ये जो है अपने अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस राइस मिल की जो स्थिति है, यहाँ के जो कमरे हैं, किस तरीके से यहाँ जो है काम करते थे लोग, वो किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आगे भी इन राइस मिलों में जो है जांच की जरूरत है ताकि इस तरीके की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।
8 तारीख को रात्रि को यहाँ पे एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसका FIR दर्ज कराया गया था। उसके पश्चात विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके यहाँ पर जांच के लिए, निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। हम लोगों ने जहाँ पर लेबर जहाँ पे रुकते हैं उनका देखा, वो लेबरों को के लिए यहाँ पर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और उनके लिए रुकने के भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। निश्चित ही बाल श्रमिक करवाना घोर अपराध है, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लड़की को काम भी लिया जा रहा है और साथ में उनके साथ बलात्कार भी किया, जो निंदनीय है और इस मिलरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उचित न्याय जैसे आदिवासी समाज के लड़की को मिले। गरियाबंद जिले में कचरा ढोने वाली ट्राईसाइकिल कहीं कचरे के ढेर में पड़ी है तो बहुत सी कबाड़ बन चुकी है। ये साइकिल स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 1.5 करोड़ की लागत से लाई गई थी, लेकिन इनका क्या हाल है आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, गरियाबंद जिले के 303 पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा ढोने ट्राईसाइकिल खरीदी की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 2.84 करोड़ रुपए पंचायत के खाते में भी डाल दिए गए। ज्यादातर पंचायतों में 1.5 करोड़ से ज्यादा की खरीदी कर ट्राईसाइकिल भी भेजे गए जिला पंचायत ने, लेकिन उसके बाद ये बताना भूल गई कि इसका उपयोग कैसे करना है, लिहाजा अब साइकिल कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें देखिए। और अब बात अंबिकापुर की कर लेते हैं। अंबिकापुर पुलिस ने IPL मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 3 मास्टरमाइंड सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हर रोज 50 लाख से 1 करोड़ तक का सट्टा लगा रहे थे। वहीं आरोपियों के पास से 20,000 रुपए और सट्टा पर्ची भी बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, IPL में सट्टेबाजों को, जो कि 3 मुख्य आरोपी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं आरोपियों के पास से 20,000 रुपए और सट्टा पर्ची भी बरामद की गई है। सरगुजा पुलिस के द्वारा पूर्व में भी IPL सट्टा के विरुद्ध में कार्रवाई की गई थी। कल रात में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि 3 सटोरिये जो है वो, जिनका नाम आयुष सिन्हा, अमित मिश्रा और शुभम केसरी हैं, ये IPL सट्टा खेलने और खिलवाने का काम कर रहे हैं। तत्पश्चात कोतवाली पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर इनके पास से करीबन 21 कार्ड, 19 मोबाइल और 20,100 रुपये नकदी, जिनके पास से 3 पासबुक और 2 चेकबुक भी मिले हैं। इनका नाम क्रमशः आयुष सिन्हा, जिसको दीप सिन्हा भी बोलते हैं, अमित मिश्रा, शुभम केसरी हैं। और फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए, सही जानकारी के लिए बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।